रत्न नमस्कार दोस्तों। स्टॉक्स बाजीगर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 25 मार्च एंड अब बजे है लगभग 2:39। तो इस वक्त आप देखोगे तो मार्केट में काफ़ी गिरावट है। जो निफ्टी है आज वो ओपन हुआ था 14,570 के आसपास। वहाँ से उसने हाई लगाया कुछ 5 पॉइंट्स का 14,575 पे। उसके बाद लो उसका जो है वो 14,264 तक है। मतलब काफ़ी नीचे से देखा जाए तो ये रिकवर भी हुआ है। तो अभी वो चल रहा है 14,385 पे। तो इतनी बड़ी गिरावट का जो रीज़न है वो हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया है। मार्च एंड है तो ऑब्वियसली बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स उनका जो माल है वो रिडीम करते हैं। उसके अलावा जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है यूएस में, जिसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने का वहाँ पे चांस लग रहा है। तो यूएस के लोग इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और वहाँ पे यूएस में डाल रहे हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था। एंड जो कोविड का बढ़ता हुआ केसेस है जिसके वजह से बहुत जगह पे लॉकडाउन जैसी एक कंडीशन आ चुकी है, उसके वजह से ये मार्केट में बिकवाली है। और बिकवाली क्यों ना हो, क्योंकि मार्केट चला भी उतनी स्पीड से था। 15,400 तक वो गया था निफ्टी। वहाँ से अभी ये 1000 पॉइंट का से भी ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन हुआ है। तो ये मार्च महीना था, ये काफ़ी चौपी महीना था। आप देखोगे तो कुछ सेशन लगातार गिरावट हुई है। और अगर मार्केट ने फिर से छलांग लगाने की कोशिश भी की हो तो 15,000 एक रेजिस्टेंस बन जाता है, वहाँ से मार्केट नीचे आता है। और अब तो ऐसा हाल है कि 14,500 को ही अब कुछ रेजिस्टेंस बन के चलने का यहाँ पे चांस लग रहा है। 14,200 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ तक मार्केट जाएगा। ऐसे कल ही मेरे एक फ्रेंड से डिस्कशन हुआ था, क्योंकि वो पेंटोमैथ में काम करता है। तो उसने मुझे बोला था कि 14,200 तक ये छुएगा और आज 14,265 लगा भी है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी उनका एनालिसिस था वो सही था। और मार्केट ने एक चांस दिया है जो भी पिछला रैली को मिस कर चुके थे उनके लिए। और यहाँ से आप अगर सिस्टमेटिकली मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो नेक्स्ट ईयर में आपका यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस साल मार्केट ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। सब ने जो मेजर इंडाइसेस है 100% तक का रिटर्न दिया है। सेंसेक्स हो या निफ्टी हो 90% से ज़्यादा रिटर्न है। आपका जो बैंक निफ्टी है उसने 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो इतना सब रिटर्न मिलने के बाद लाजमी है कि लोग प्रॉफिट बुक करें और अपने बैंक में वो रखें, क्योंकि प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना ये मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी होता है। बहुत लोग होते हैं जो लालच करते हैं और पैसा दुगना होने के बावजूद भी वो लोग उसमें रुके रहते हैं कि इसमें और गेंस मिलेगा। तो ये गलत है। आपको अगर कोई स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना है 10 साल 15 साल के लिए तो ठीक है, आप प्रॉफिट बुक ना करें। लेकिन अगर आपने 1 साल के अंदर का अपने होराइजन रखा है, पोजिशनल बेसिस पे आपने काम करना डिसाइड किया है, तो मेरे ख्याल से 100% रिटर्न इज़ मोर देन इनफ। लोग यहाँ पे 30-30 40-40% पे भी प्रॉफिट बुक करते हैं, तो 100% तो बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। तो प्रॉफिट बुक करना इम्पॉर्टेंट है। मेरा जो पिछला वीडियो है उस समय पे मार्केट 15,200 से गिरना शुरू हुआ था और उसी वक्त मैंने बोला था कि मार्च में काफ़ी गिरावट आएगी। तो जिनको भी एग्ज़िट का मौका मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल रहा है, वो लोग बुक कर लो ताकि नीचे का लेवल्स पे आपको फिर से री एंट्री करने के लिए आपके पास पैसा हो। बहुत लोगों ने एक गलती की होगी कि उन्होंने बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे उन्होंने उनके स्टॉक्स को एवरेज किया रहेगा, जो फिर से गलत पड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ से और गिरावट कितनी है ये किसी को पता नहीं है। बहुत लोग एनालिसिस करते हैं, चार्ट से बताते हैं, लेकिन उनको फंडामेंटल्स उतनी आइडिया नहीं होती कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो कैसे प्ले करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस या फंडामेंटल व्यूज़ भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तो आज का जो
स्टॉक्स गेनर है अभी मुझे जो दिख रहा है वो टाटा स्टील है, आईसीआईसीआई बैंक है, एलएनटी है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है। तो आज जैसे मार्केट शुरू हुआ तभी मैंने देखा था कि जो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स है उसमें भारी भरकम गिरावट आई थी, क्योंकि जो स्टील प्राइजेस है वो थोड़े कम हो चुके हैं। इसलिए टाटा स्टील पहले तो बहुत नीचे था, वहाँ से रिकवर करके उसमें लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पे रिवर्सल लाया है और 3% के आसपास इसमें गेन दिखाई दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक सुबह से मजबूत चल रहा है। बाकी सारे बैंक्स में काफ़ी गिरावट है, इंडसइंड बैंक हो या आरबीएल बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ये सारे गिर ही रहे हैं सुबह से, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अब अच्छा चल रहा है। एलएनटी में अच्छी खासी यहाँ पे पॉजिटिव हमको यहाँ पे वॉल्यूम भी दिख रहा है और थोड़ी बाइंग भी दिख रही है। सिप्ला एंड डॉक्टर रेड्डी ये जो फार्मा सेक्टर स्टॉक्स है जो काफ़ी पिटे हुए हैं, उनमें आज अच्छी थोड़ी सी बाइंग दिख रही है। तो सिप्ला का जो टारगेट है एक साल का वो 950 के आसपास है। स्टॉक मेरे ख्याल से 770 तक जाके आया है, तो अभी भी इसमें बाइंग का एक मौका है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। और डॉक्टर रेड्डी के बारे में तो मैंने हमेशा बोला है कि ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है, बड़ी कंपनी का स्टॉक है और ब्लू चिप है। तो ये तो आपको 8,000 10,000 लेवल पे ही बेचना है। आप इसको नीचे का लेवल पे एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म के लिए आपको पोर्टफोलियो में रखना है। उसके बाद जो लूज़र्स है उसमें आईओसी है। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो गिरते जा रहा है, उसके वजह से आईओसी आप देखोगे तो एक्चुअली जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है या फिर जो पेंट कंपनीज़ है उनको फ़ायदा होता है क्रूड ऑयल का, लेकिन ये सारे स्टॉक्स पहले चले हुए हैं तो उसमें थोड़ी बहुत आज प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो आईओसी 3% से ज़्यादा नीचे है। मारुति, अब जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स है उनका अभी 1 अप्रैल को नंबर आएगा, उसके पहले ये थोड़ा बहुत इसमें बिकवाली चल रही है। मैंने जब कोविड चल रहा था लास्ट टाइम तभी मैंने एक चीज़ बोली थी कि आप ऑटो सेक्टर में आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि जैसा लॉकडाउन खुलेगा तब लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर खुद का ख़रीदना ज़्यादा प्रीफर करेंगे रादर देन ट्रैवलिंग इन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और वही हुआ, स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया। उसके बाद फिर वो मारुति हो, एमएनएम हो, अशोक लेलैंड हो या जितने भी स्टॉक्स है ऑटो सेक्टर में, फिर वो मतलब 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या ट्रैक्टर सेगमेंट हो, सारे के सारे ऑटो सेक्टर ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। और अभी जब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है तो उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 2245 पे है, 3% डाउन है। तो दोस्तों ये मैंने इसको लास्ट टाइम 2160 का एवरेज पे मैंने इसको रखा था एंड 2450 का आसपास का मैंने प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद फिर से मैं वेट कर रहा था कि ये स्टॉक वापस गिरे, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका है कि आप पहला जो चंक है वो उसमें बाय कर सकते हो और बाद में और गिरावट के बाद थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो और फिर से 2500 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर गिरा है। एनटीपीसी 103 पे है, मतलब ये अराउंड 2.69% डाउन है। आईटीसी 250 के आसपास जाने का बहुत लोग बोल रहे थे और आप देखोगे तो 200 इसका निर्णायक लेवल है। 200 के नीचे अगर ये टूटता है तो 180 तक जाएगा, इसलिए 204 205 से ही लोग इसको फिर से बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी डर रहे हैं कि इसको अगर 200 तोड़ने दिया तो हो सकता है कि ये हमको भारी पड़ेगा। तो आईटीसी का स्टॉक जो है वो लगभग 2.5% डाउन है। तो ये कुछ आज के जो स्टॉक्स इन एक्शन है उसके बारे में बताऊंगा मैं। उसके बाद निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा क्लिक करके देखता हूँ निफ्टी बैंक का क्या हाल है। आज ओपन हुआ था 33,420 पे, उसके बाद हाई लगाया है 33,450 के आसपास और वहाँ से जो लो है वो 32,415। तो बैंक में तो आज काफ़ी बड़ी गिरावट थी, वहाँ से उसने रिकवर करके अब वो महज 50%
0.52% डाउन है, 33,118 पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा जितना गिरावट था वो पूरा का पूरा आज रिकवर हुआ है। और वो रिकवरी का पीछे जो मेन रीज़न है वो ICICI बैंक है, जिसने सुबह से एक हौसला बढ़ाए रखा निफ्टी बैंक में ट्रेड करने वालों का। तो वॉल्यूम उसमें आप देखोगे तो खतरनाक वॉल्यूम हुआ है, लगभग 203 लाख 97,848 इतना उसमें शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ है। उसके बाद फेडरल बैंक है जो पॉजिटिवली चल रहा है, और जो लूजर्स है उसमें PNB है। ये जो स्टॉक्स जो है जो नेशनल बैंक्स है उसमें पहले अच्छी बाइंग हुई थी, क्योंकि कुछ नेशनल बैंक में प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी, तो कुछ बैंक्स चल रहे थे, उसमें से एक PNB भी था, तो उसमें आज 4% का गिरावट है। RBL बैंक, मैंने हमेशा बोला है कि इंडसइंड बैंक, RBL और ये जो स्टॉक है बंधन, ये तीन साथ में चलते हैं, तो जब इंडसइंड में बिकवाली आएगी आपको ये दोनों भी नीचे दिखेंगे। तो RBL बैंक ये 2.52% डाउन है, 210 पे चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें भी गिरावट है, 70.20 के आसपास से चल रहा है, 64 का इसका नीचे का टारगेट है। IDFC फर्स्ट बैंक 57.55 पे है। ये वन ऑफ द बेस्ट बैंक निकला है अब तक, क्योंकि ये 22-23 के लेवल से जो लॉकडाउन के दौरान उसके थे वहाँ से वो डबल होके उसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है लोगों को। अब उसमें थोड़ी सी गिरावट है, 2% आज डाउन है। और जैसे मैंने बात किया था बंधन बैंक, वो भी डाउन है, 1.73% डाउन, 351 पे है। तो आज 2 IPOs लॉन्च हुए हैं। आपने देखा कि वो दोनों लिस्टेड कंपनी में से एक ने अच्छा खासा पैसा बना के दिया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने, लेकिन दूसरे ने जो ऑटोमेशन वाला है वहाँ पे थोड़ा सा 8% डाउन लिस्टिंग हुआ, डिस्काउंट पे लिस्टिंग हुआ, और उसमें भी आगे प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो IPO में जो बाढ़ आई थी उसमें से कुछ IPOs ने अच्छा कमा के दिया है, लेकिन फॉलिंग मार्केट में कुछ IPOs यहाँ पे डिसअपॉइंट करते हुए हमें दिख रहे हैं, वहाँ पे नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ रहा है। आप याद करोगे लास्ट साल, मतलब ये साल जितने भी IPOs आए ये फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से बहुत सारे IPOs ने 100% से ज़्यादा हमको लिस्टिंग गेन दिया है, कुछ ने 50% के ऊपर दिया है। तो बहुत ही कम ऐसे IPOs है जो डिस्काउंट पे लिस्ट हुए। एक तो IPO ऐसा था जो लिस्टिंग जिसका मतलब 315 का आसपास इशू प्राइस था, उसके बाद 436 के आसपास वो लिस्ट हुआ, वहाँ से 488 का उसने हाई लगाया। जी हाँ, मैं एंटनी वेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से आप देखोगे तो वो 35-40% नीचे गिरा है, और 250 का उसने लो लगाया था, अब हार्डली 255 पे वो मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नीश मार्केट में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम करने वाली कंपनी है, जो BMC के साथ काम करती है, तो उसमें लॉन्ग टर्म में इसमें हमको अच्छा गेन मिल सकता है, क्योंकि 315 तो उसका इशू प्राइस था, तो उससे भी काफ़ी नीचे है, तो वो फेयर वैल्यूएशन से भी हमको नीचे मिल रहा है, अंडर प्राइस्ड मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक मौका है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कंपनी जब किसी को समझ में नहीं आती, उनका बिजनेस समझ में नहीं आता, तो लोग उससे दूर रहना पसंद करते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ROI इनका कम चल रहा है, क्योंकि जो वो उनको यूज़ करना चाहिए रेस किया हुआ फंड्स वो प्रॉपरली यूज़ कर नहीं रहे हैं। जब लेकिन वो करना शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से उसमें भी अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलेगा। शॉर्ट टर्म में ये उसका टेक्निकल चार्ट बहुत ख़राब है, स्टॉक और नीचे जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए इसको एक्यूमुलेट करने के लिए आप एंटनी वेस्ट सोच सकते हो। तो मैं ऐसे जो IPOs में से जो न्यूली लिस्टेड कंपनीज़ है उसमें मुझे कैम्स बहुत अच्छा लगता है, उसने अच्छा रिटर्न दिया भी है। वो भी एक मोनोपोली वाला प्लेयर है, तो वो आपको रडार पे रखना है, कभी भी आपको वो नीचे मिले तो आप उसको ले सकते हो। और जो टेक्नोलॉजी कंपनी लिस्ट हुई थी ये साल, आपको उस पर भी ध्यान देना है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने जाते जाते आपको थोड़ा बताया है। आज का जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली मेरा जो इस साल का जो काम है उसका एक समरी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो
दोस्तों ये साल जब कोविड के समय मार्केट 7,500 के आसपास, 7,700 के आसपास था निफ्टी, तब मैंने फिर से लोगों को बोलना शुरू किया कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ पोर्टफोलियोज़। तो मेरे पास जितने क्लाइंट्स आए, आपको बताने में खुशी है कि 35% से लेकर 49% का मैंने इस साल उनको रिटर्न दिया है। और ये भी आप देखोगे तो ये बहुत ही लो रिस्क पे मैंने काम करके दिया है। ऑब्वियसली इसमें मार्केट ने भी अच्छा साथ दिया था, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि पोर्टफोलियो ने ओवरऑल पैसा बनाया है। कुछ लोगों का, कुछ स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न दिया है, मैं मानता हूँ 100% 200% बनाया, लेकिन जब ओवरऑल पोर्टफोलियो, मतलब जितने आपने 15-20 स्टॉक्स दिए हैं, वो पोर्टफोलियो अगर आपको इतना ज़बरदस्त रिटर्न देता है, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट भी अच्छा था और आपने जो स्टॉक्स चुने वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने ये साल का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें मैंने काफ़ी पैसा भी मैनेज किया है। अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसमें मैंने इंडिविजुअली 3 करोड़ का मैंने फंड्स का मैनेज करने का मैंने टारगेट रखा है। तो उतने क्लाइंट्स के लिए मैं भागूंगा या उतने क्लाइंट्स के लिए मैं काम करूंगा। तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके रेफरेंस से भी मैं और बिज़नेस डेवलपमेंट का सोच रहा हूं। लेकिन आपके थ्रू भी अगर मुझे कुछ क्लाइंट्स मिले तो आपको भी रेफरेंस फीस दी जाएगी। तो जी हाँ, आपको बिना कोई खर्चा किए अगर आपके रेफरेंस के थ्रू मुझे बिज़नेस मिलता है, अगर मुझे पोर्टफोलियोज़ मिलते हैं, तो मेरा फ़ीस का कुछ परसेंट है जो मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ, प्रोवाइडेड मेरे पास उसका पैसा आ जाना चाहिए, उतना मेरे को फ़ंड मैनेज करने के लिए पहले मिल जाना चाहिए उसके बाद। तो ठीक है, तो ये आज ये छोटा सा जो वीडियो था वो मैंने इसलिए बताया था कि देखो, बैंक में आपको 4% 5% का रिटर्न मिलता है, जो एफडीज़ है उसमें 6% 7% का आपको रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड जो होते हैं, जो ब्लू चिप होते हैं, वो 10 से 12-15% तक का CAGR आपको रिटर्न देते हैं। लेकिन इक्विटी ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस साल मैंने 35 से लेके 49% तक मैंने लोगों को रिटर्न दिया है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर काफ़ी ख़राब हो मार्केट के लिए, तो भी मेरा अगर पिछला आप रिकॉर्ड देखें तो सबसे जो ख़राब मार्केट था 2015 का 16 का, वो टाइम पे भी मेरा जो मिनिमम मैंने रिटर्न्स दिया था मेरे क्लाइंट को वो 9% का था। तो इसलिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि मैं इस साल भी 20% से ज़्यादा रिटर्न अपने क्लाइंट्स को दूंगा। तो जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे, मैं 1 अप्रैल से उनका काम लूँगा और 31 मार्च तक नेक्स्ट साल का मैं उनका पोर्टफोलियो मैनेज करूँगा। तो यही बोलना था कि स्टॉक्स बाजीगर का सर्विसेज अगर आपको लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा रत्न कंसल्टेंसी सर्विसेज में स्टॉक्स बाजीगर डिसॉल्व होने वाला है, ये आप सभी को पता है। एंड उसका जो भी जर्नी रहेगा वो आप सब विटनेस करोगे क्योंकि मैं ऐसे ही बीच बीच में वीडियोस आके बनाते रहूँगा और आपको शेयर मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते रहूँगा। यूट्यूब पे बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो वीडियोस बनाते हैं वही चीज़ें मैं फिर से करूँगा, तो उसमें रिपीटेशन होगा और वैसे भी कोई ये वीडियोस देखेगा नहीं क्योंकि मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मेरा कोशिश ये रहेगा कि ऐसे कुछ टॉपिक्स पे मैं बात करूं जो किसी और ने टच नहीं किया है, और उससे हो सकता है कि हम लोग थोड़ा बहुत हमारा जो एसोसिएशन है वो कंटिन्यू रहेगा। तो गाइज़, जाने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं NSE सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल हूँ और NSE सर्टिफाइड मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल 4 हूँ। मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। इसलिए आपको जो भी स्टॉक्स आइडियाज़ मैंने दी है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप उसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप ज़रूर बात करिए, और आप इक्विटी से ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बिना इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड के इन्फ्लेशन को बीट करने वाला रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियोज़ पे नहीं मिलेगा। और अगर आपका जो एसेट्स में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, अगर आपका एसेट एलोकेशन सही नहीं है, तो आपका फाइनेंशियल गोल्स आगे
कंप्लीट नहीं होगा। मैंने बहुत पहले बोला भी है कि अगर आप सोचते हो कि 15 साल में आपको 2 करोड़ जमा करना है तो आपको मंथली 40,000 का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कम से कम 12% का रिटर्न आपको हर साल लाना पड़ेगा। तो मार्केट ही एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे ये पॉसिबल है। बाकी जगह पे कंसिस्टेंटली CAGR 12% का कमाना काफ़ी मुश्किल है। मार्केट में आपको कुछ साल 40-50% मिल जाएंगे, जैसे ही इस साल हुआ। हो सकता है कुछ साल में आपको कम रिटर्न मिलेगा, 9% 16%, लेकिन आप देखो कि ओवरऑल आपका जो समेशन रहेगा वो जो एवरेज रहेगा वो रहेगा बेटर, एंड उसके वजह से आपका जो फाइनेंशियल गोल्स है वो कंप्लीट होगा। तो गाइज़ इसी के साथ मैं आज का वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।